कमला जी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो मंदिर दर्शन के लिए गई। आते वक्त साथ में ताजी सब्जियां खरीद लाई। आज बेटे की मनपसंद सब्जी बनाऊंगी। वापस आकर रसोई में गई और सब्जियां काटने लगी। भला ऐसी भी कोई सब्जी काटता है? इतने बड़े बड़े टुकड़े मैं खुद काट लूँगी। आप जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। घर का काम करने के लिए मुफ्त की नौकरानी मैं तो हूँ ही। बहू कोमल ने गुस्से से अपनी सास के हाथ से चाकू छीन लिया। कमला देवी अपमान का घूंट पीकर अपने कमरे में चली गई। उनकी उम्र 70 वर्ष हो चली थी। ऐसा नहीं था कि वो बीमार रहती हैं या उनसे काम नहीं होता है। इस उम्र में भी उनके हाथ पांव अच्छे से चल रहे थे। बहू अकेली काम करके थक जाएगी, यही सोचकर वह कोमल की मदद करना चाहती थी और कोमल यह बताना चाहती थी कि आपकी मदद के बिना भी मैं घर अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। कमरे में आकर कमला देवी अपने बिस्तर पर लेट गई। अपने आंसुओं को अपने आंचल के कोर से पोंछते हुए सोचने लगी। बुढ़ापे में उसने अपनी सास का रसोई में प्रवेश बंद करवा दिया है। ऐसा लगता है सबने मुझसे किनारा कर लिया है। इन लोगों को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं घर के कोने में पड़ा कोई बेकार सामान बन गई हूँ। मेरे होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बच्चों के स्कूल से आने की आवाज़ आई। कमला देवी जल्दी से कमरे से बाहर आई और बच्चों के हाथ से स्कूल का बैग ले लिया। अरे बच्चों, तुम लोग इतना थक गए होंगे, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। मैं तुम लोगों का खाना लगाती हूँ। ठीक है दादी, कहकर बच्चे फ्रेश होने चले गए। कोमल अपने कमरे में आराम कर रही थी। कमला देवी दोनों को खाना देने रसोई में पहुंची थी कि कोमल आई और गुस्से से बोली, आप तो रहने दीजिए, बच्चों को उनकी पसंद का खाना माँ ही दे सकती है। आप तो सब्जी भी ज़्यादा गर्म करके दे दोगी और इनका मुंह जल जाएगा। आप तो अपने कमरे में ही चली जाइए। कमला देवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। अब दिन भर दीवारों से क्या बातें करे, सोचा थोड़ी देर टीवी चलाकर देख ले। ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद कोमल आई और चीखते हुए बोली, इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी चला रखी है, बच्चे सो रहे हैं। कोमल उनके हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उनकी आंखें भर आई। वापस से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सुबकने लगी और खुद से बातें करने लगी। हे भगवान, बुढ़ापा तो बड़ा ही दर्द भरा है। जवानी कब बच्चों की परवरिश में बीत गई। 2 बच्चे हुए। रंजना बिटिया के 3 साल बाद राजीव हुआ था। दोनों बच्चों के स्कूल, होमवर्क, अन्य कामों में कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाती थी, फिर स्कूल छोड़कर आती थी। घर आकर अपने पति के चाय नाश्ते से लेकर दफ्तर भेजने तक की तैयारी करती, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करती। एक के बाद एक कामों के चक्कर में पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। सारा काम निपटा कर सोना। दिन भर के काम से थक जाने के बाद रात को बड़ी गहरी नींद आती थी और अगले दिन से वही दिनचर्या। सालों ऐसी व्यस्त जिंदगी जी थी। कॉलेज में आने के बाद भी दोनों बच्चे हर काम के लिए कमला देवी पर ही निर्भर रहते। समय बीतता गया। अचानक एक दिन हृदयाघात से पति की मृत्यु हो गई। कमला देवी की जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया। जो भी पैसे थे उससे बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई पूरी कराई। एक दिन उन्होंने राजीव को कहा कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दे, तो राजीव के माथे पर सिकन आ गई। क्या मम्मी, आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है और इधर मैं और कोमल दिन रात बचत करते रहते हैं। कोमल सारे घर का काम अकेले करती है, बच्चों को संभालती है,
आप हो कि पैसे उड़ाने की बात कर रही हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटे और बहू के व्यवहार और उपेक्षा से पूरी तरह आहत हो चुकी थी। वह शाम को सैर को जाया करती थी। वहीं उनकी एक सहेली बनी सुलोचना। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब वह अपनी तकलीफ़ें सुलोचना जी को बताने लगी। दोनों हम उम्र ही थी। क्या तुम मेरे साथ कल वृद्धाश्रम चलोगी? अचानक सुलोचना द्वारा पूछे गए सवाल से वह हैरान रह गई। सुलोचना बोली, बेटे बहू अपनी माँ की उपेक्षा करे, यह भी जीवन से निकाल देने जैसा ही है। घर में रहकर अपमान करे, 2 रोटी भी ताने देकर खिलाए, इससे अच्छा तो वृद्धाश्रम है। कम से कम सुकून से जी तो सकते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाने का एक बहाना है। मैं भी कभी नहीं गई, पर एक बार इसी बहाने जाकर देखना चाहती हूँ। आखिर सुलोचना जी की भी स्थिति उनके घर में सही नहीं थी। दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर में अपेक्षित थी। अगले दिन दोनों वहाँ गई। वहाँ पर मिठाई बांटी, सभी वृद्ध महिलाओं से मिली, उनका दुख दर्द सुना और वहाँ की सारी व्यवस्था दिनचर्या की जानकारी ली। सबके चेहरे पर हंसी थी, सभी खुश थे। वह घर देर से पहुंची। किसी ने पूछा तक नहीं कि आप कहाँ गई थी, आप इतनी देर से क्यों आई हो। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांध लिया और बहू बेटे से कहा कि वह उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। वह वृद्धाश्रम जा रही है क्योंकि वह अब समझ गई है कि वृद्धाश्रम जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई है और उन्हें जाना ही होगा। तब बहू बोलती है, अच्छा, अब घर में चैन ना मिला तो हमें बाहर रिश्तेदारों में बदनाम कर रहे हो। सब कहेंगे कि एक माँ ना संभाली गई और वृद्धाश्रम भेज दिया। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कोमल चीखते हुए बोली, मम्मी, यह क्या तमाशा है। आप मुझे बदनाम करना चाहती हो कि बेटा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। 2 रोटी भारी पड़ गई थी। तभी कमला देवी अपने बेटे के गाल पर जोरदार तमाचा मारती है। चुप रहो, तुम दोनों को समाज रिश्तेदारों की परवाह है। वो क्या कहेंगे। मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूँ। मेरी अभी सांसें चलती है, जिंदगी बाकी है। मेरे पास भी हुनर है, इच्छाएं हैं। मैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ घर में तो जिंदा लाश बनकर रह रही हूँ, इसलिए मैं इस घर के माहौल से दूर जाना चाहती हूँ। इस तरह की अपमान और जहर से भरी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। कोई भी अपने मन से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहता है, पर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि उसे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मेरी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि यह ज़मीन और घर मेरे नाम से है, तो इस घर पर मेरा अधिकार है। तुम लोग जल्द से जल्द अपना नया ठिकाना ढूंढ लो। तुम्हें घर खाली करने के लिए जल्द ही नोटिस मिल जाएगा। अब हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारे पास हफ्ते भर का समय है। मैं यही सोचकर जी लूँगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। कमला देवी की बातें सुनकर कोमल और राजीव की नज़रें झुक गई, पर उन दोनों की ओर देखे बिना ही उन्होंने अपना सामान उठा लिया और वह बाहर खड़ी सुलोचना जी के साथ नई जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए तैयार थी। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।